बीए पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड के अंतर्गत आज हम महादेवी वर्मा के निबंध जीने की कला की समीक्षा करेंगे। जीने की कला निबंध की समीक्षा से पूर्व महादेवी वर्मा का एक सामान्य जो परिचय है उसके बारे में आपको जानकारी अवश्य होनी चाहिए। यह किसी भी प्रश्न के उत्तर की भूमिका के रूप में उस निबंधकार का जो एक व्यक्तित्व है उसका परिचय देना आपके लिए अनिवार्य होता है। महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य में वैसे तो एक छायावादी कवयित्री के रूप में उनकी बहुत ख्याति रही है और छायावादी कवयित्री के रूप में उनकी जो चिंतन प्रधान जो भावना है वह उनकी अनेक कविताओं में देखने को मिलती है। किंतु यही चिंतन प्रधान उनके निबंध के क्षेत्र में भी यही भावना के कई रेखा चित्र हमें मिलते हैं। केवल साहित्य ही नहीं, चित्रकला संगीत में भी उन्हें दक्षता प्राप्त थी। उनकी कविता का मूल स्वर वेदना का रहा है। उनके गीतों में संगीतात्मकता तथा भावात्मकता की प्रधानता रही और उनके जो निबंध हैं उनमें भी उनके जो उनका काव्य पक्ष या जो हृदय पक्ष है वह भी अधिक देखने को मिलता है। वे जितनी सफल कवयित्री रही है उतनी ही सफल गद्यकार भी रही हैं। उनका कवि हृदय उनके गद्य लेखन में भी प्रकट होता है। रेखा चित्र लेखन के क्षेत्र में तो महादेवी वर्मा आज भी बेजोड़ है। उनके रेखा चित्र भावना प्रधान रहे हैं तथा आत्मीय करुणा से युक्त हैं। उसमें ऐसा लगता है कि वे किसी पात्र के साथ इतनी घुल मिल जाती है कि लगता ही नहीं कि वे निबंध नहीं लिख रही हैं बल्कि उस पात्र के साथ एक वार्तालाप जैसे कर रही हो। उनके गद्य की जो भाषा है या काव्य की भाषा भी हम माने तो वह संस्कृतनिष्ठ और अधिक रही है। उनके जो प्रमुख काव्य संग्रह हैं वह निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा और जो उनकी गद्य की रचनाएं हैं पर जो बहुत प्रसिद्ध हैं वह अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियाँ, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, साहित्यकार की आस्था, ये सभी उनकी गद्य रचनाएं हैं जो हिंदी साहित्य में बहुत प्रसिद्ध रही है। पाठ्य पुस्तक में जो उनका निबंध जीने की कला है वह स्त्री के प्रति एक संवेदना को जगाता है पाठक के मन में। पुरुष प्रधान संस्कृति में हमारी जो स्त्री है उसकी क्या दशा और हो जाती है और पुरुष प्रधान संस्कृति में हमारे समाज में स्त्री की जो दशा की जो कारुणिक चित्र है उसका जो दयनीय रूप है और जिस अत्याचारों को वह सहन करती है उसका एक सटीक विश्लेषण इस निबंध में वे करती हैं। भारतीय समाज सामान्यतः पुरुष प्रधान समाज है जिसमें नारी का स्थान सदैव नगण्य रहा है। यह एक सच्चाई है और इस सच्चाई को उन्होंने अपने निबंध में अभिव्यक्त किया है। महादेवी वर्मा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बाल्यकाल से लेकर वृद्धावस्था तक किसी न किसी रूप में पुरुष के आधिपत्य में ही स्त्री को रहना पड़ता है। बचपन में पिता, विवाह के बाद पति और वृद्धावस्था में पुत्रों की अधीनता में उसे अपना जीवन बिताना पड़ता है। घर चाहे पिता का हो, पति का हो, उसे तो केवल कर्तव्य पालन करना ही सिखाया जाता है। उसके अधिकार क्या हैं, कौन से हैं, यह उसे कभी नहीं बताया जाता। पति गृह में पति की दासी और संतान को जन्म देने वाली बनकर रह जाती है। उसका व्यक्तित्व कहीं खो जाता है और उसे सर्वत्र उपेक्षित होना पड़ता है। महादेवी वर्मा ने स्त्री की इस दयनीय स्थिति के लिए काफ़ी हद तक स्वयं स्त्री को ही जिम्मेदार बताया है। पहले हम निबंध से संबंधित कुछ जो अंश हैं जो तथ्यात्मक उसका वर्णन करें, उसके बाद हम उस निबंध की समीक्षा को और ज़्यादा गति प्रदान करेंगे। महादेवी वर्मा के अनुसार कोई काम करने अथवा कोई वस्तु बनाने के लिए जीवन में दो चीज़ें बहुत आवश्यक होती है। एक तो ज्ञान और दूसरा ज्ञान की क्रिया के रूप में उसका प्रयोग होता है। एक के बिना सदैव दूसरा अधूरा रहता है और एक के जानने में ही दूसरे को जानना पड़ता है। अगर हम रंग को किसी में मिलाना चाहें, चित्र बनाने के ब्रश के बारे में हम जानना जरूरी है, पर इस ज्ञान को कार्य के रूप में हम नहीं बदल सकते तो हमारा ज्ञान फिर बेकार हो जाता है। कहने का महादेवी वर्मा का आशय यह है कि मनुष्य जो जीवन जीता है वह जीवन जीना भी उसकी एक कला है। यानी संसार में जो मनुष्य जिंदा रहता है ना, जिंदा रहना भी एक अपने आप में कला है, क्योंकि जीवन को जानना और उसके बाद उसको प्रयोग में लाना यह
कोई भी काम करने और उस वस्तु को बनाने के लिए जैसे दो बातें आवश्यक है, वैसे ही जीवन को जानना और फिर उसके बाद उसको जिस जीवन को प्रयोग में लाना, ये दोनों ही बातें अत्यंत आवश्यक होती है। अपने निजी तथा सभी की उन्नति के लिए मनुष्य को सारे नियम जानना जरूरी होता है। अगर हम सिद्धांत को मानते हैं, सिद्धांतों को जानते हैं, तो क्रिया के रूप में अगर हम उसको ना बदल पाएं तो हमारी दशा भी जैसे परंपरागत रूप में रीति रिवाजों को, धर्म ग्रंथों को जो ढोते हैं, वैसे ही ढोने वाले एक गधे के समान हमारी जीवन दशा हो जाती है। लेखिका के अनुसार एक जो हमारे जो संस्कार हैं, उस संस्कारों के रूप में जो सिद्धांतों के ऐसे सूत्र बन जाते हैं जो प्रयोग के बिना न नष्ट होते हैं, न उपयोग में आते हैं। एक निर्दोष के प्राण बचाने वाला झूठ उसकी हत्या का कारण बनने वाले सत्य से कहीं अच्छा होता है, ऐसा लेखिका का मानना है। निबंध में महादेवी वर्मा ने स्त्री के जीवन को सुंदर और सुखमय बनाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से इस बात को बताने का प्रयास किया है कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी सिद्धांतों को जगाने की आवश्यकता है स्त्री के लिए। लेखिका के अनुसार हमारे संस्कारों में जीवन के लिए आवश्यक सिद्धांत ऐसे सूत्र रूप में समा जाते हैं जो प्रयोग रूपी टीका के बिना न नष्ट हो पाते हैं, न उपयोगी। सत्य बुनियाद को हम सिद्धांत रूप में जानकर भी न अपना सकें और न समाज का उपकार तक, तब तक अनेक परिस्थितियां, विभिन्न स्थान और विशेष कालों में उसका प्रयोग कर उसके वास्तविक अर्थ को न समझ लें, उसके यथार्थ को जब तक हम हृदयगम न कर लें, तब तक हमारे संस्कारों में हमारे जीवन के लिए आवश्यक सिद्धांत कोई काम नहीं आ सकते। ऐसे सूत्र तभी काम में आ सकते जब यथार्थ रूप में हम उसको अपना सकें। इसलिए लेखिका ने स्पष्ट कहा है कि एक निर्दोष का प्राण बचाने वाला सत्य एक हिंसा का कारण बनने वाले सत्य से सदैव श्रेष्ठ ही रहेगा। एक क्रूर स्वामी की अन्यायपूर्ण आज्ञा को पालन करने वाले सेवक से उसका विरोध करने वाला अधिक स्वामी भक्त कहलाएगा। एक दुर्बल पर अन्याय करने वाले अत्याचारी को क्षमा कर देने वाले क्रोध जित से उसे दंड देने वाले क्रोधी संसार का अधिक उपकार कर सकेगा। अन्य सिद्धांतों के लिए भी यही सत्य रहता है। निबंध में महादेवी ने शुरुआत में किसी तरीके से स्त्री के प्रति अपनी बात नहीं रखी है, केवल एक भूमिका के रूप मान करके आगे चल करके अपनी बात को उन्होंने स्त्री के लिए प्रकट किया है। लेखिका के अनुसार सिद्धांतों की जितनी भारी गठरी लेकर हम अपने कर्म क्षेत्र के द्वार तक पहुंचते हैं, उतना भारी बोझ लेकर कदाचित हम किसी अन्य देश के व्यक्ति को पहुंचना पड़ता होगा। यानी कहने का है, भारत में जो सिद्धांतों की गठरी लेकर मनुष्य चलता है अपने कर्म क्षेत्र के द्वार तक, वैसा विश्व में शायद ही किसी देश में ऐसा होता होगा। परंतु फिर भी कार्य क्षेत्र में हम सबसे अधिक निष्क्रिय प्राणी माने जाते हैं और प्रमाणित भी होते हैं। इसका कारण यह है लेखिका के अनुसार कि हम अपने सिद्धांतों को उपयोग से बचा कर उसी प्रकार रखने में उद्देश्य की सिद्धि समझते हैं जिस प्रकार धन को खर्च से बचाकर रखने वाले कृपण उसके संचय में ही अपने उद्योग की चरम सफलता को देख लेते हैं। परिस्थिति, काल और स्थान के अनुसार उनके प्रयोग तथा रूपों के विषय में जानने का न तो हमें कभी अवकाश मिलता है और न हमारी इच्छा होती है। परिणाम यह होता है लेखिका के अनुसार कि हमारा जो जीवन है वह अपूर्ण वस्तुओं में सबसे अधिक अपूर्ण होने का दुर्भाग्य मात्र प्राप्त कर पाता है। लेखिका ने यहाँ तक इस निबंध के अंतर्गत किसी भी तरीके से इस निबंध में जो पुरुष प्रधान संस्कृति वाले हमारे समाज में जो नारी का शोषण है उसका जिक्र नहीं किया है, किंतु एक भूमिका के रूप में उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि आज जीने की कला न जानने का जो अभिशाप है जो हमारे पूरे देश में व्याप्त है, वह विशेष रूप से स्त्रियों में इस अभिशाप के कारण स्त्रियों ने इस अभिशाप को अधिक सहा है। इस प्रकार महादेवी वर्मा अपने इस निबंध में लगभग 5 पैराग्राफ या 5 अवतरण हम कह सकते हैं, उसके पश्चात वह स्त्री पर आती है और यहाँ से उनका संपूर्ण जो निबंध है वह स्त्री पर केंद्रित होकर रह जाता है, जहाँ वे निबंध में पुरुष प्रधान संस्कृति वाले समाज में जो नारी की दयनीय स्थिति है उसका गंभीरता से वह चित्रण करने लग जाती है। इस निबंध के अब अगले शेष भाग में पूरी तरीके से जो स्त्री की दशा और दिशा है उस पर महादेवी वर्मा के द्वारा विचार किया गया, जिसे हम
इस अगले व्याख्यान माला के अंतर्गत इसको हम स्पष्ट करेंगे।